हमारे साथ हैं जगजीत जी, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। क्या है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो आपने रखी? सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सबसे पहले प्रणाम, आपका स्वागत है। सबसे पहली बात मैं ये रखना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मणों के बारे में अनर्गल टिप्पणी जारी की, जो कि बहुत ही अशोभनीय है। इतने बड़े पद पर और इतने बड़े संगठन के प्रमुख होने के नाते उनका ये इस प्रकार का बयान देना एक ओछी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों ने जाति बांटी है, जबकि उनको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, कि जाति किसी ब्राह्मण ने या किसी इंसान ने नहीं बांटी। जाति तो, और जाति कोई है भी नहीं, ये तो वर्ग है। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र अपने अपने कर्मों के अनुसार ये सब वर्गों में बट गए। और जाति और धर्म की बात तो सबसे ज्यादा ये आरएसएस और भाजपा वाले करते हैं। आज जाति धर्म के नाम पर ये लोग सत्ता के सिरमौर बने बैठे हैं। आप खुद बुद्धिजीवी वर्ग से आते हो, आपको खुद पता है और आम जनता भी अब इस बात को भली भांति जान चुकी है कि धर्म की चटाई जो अफीम है उसको चटा करके ये लोग सत्ता तक पहुंचे हैं। पूरे देश में हिंदू मुसलमान करके, क्षेत्रीय राज्यों में कहीं हरियाणा में जैसे जाट नॉन जाट, आपके महाराष्ट्र में मराठी गैर मराठी, उत्तर प्रदेश में यादव नॉन यादव, गुजरात में पटेल नॉन पटेल, इस प्रकार से इन्होंने हमारे देश को, हमारे एक जो संगठित समाज था उसका बंटवारा किया और आरोप लगाते हैं ब्राह्मण समाज पर। इनको पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि इन लोगों की जो पाठशाला है उसमें सिखाया ही ये जाता है कि किस प्रकार से हमें सत्ता पे बने रहना है, किस प्रकार से हमें डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की जो राजनीति है ये लोग उसको फॉलो करते हैं। तभी तो ये महात्मा गांधी के देश में ये लोग, जो हमारे सत्य अहिंसा का देश है, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, उस देश में ये लोग नाथूराम गोडसे को पूजते हैं। ये लोग अंग्रेजों से माफी मांगने वाले वीर सावरकर को मानते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले से ज्यादा अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी भगवान सद्बुद्धि दे, मोहन भागवत जी को काफी बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, आदरणीय भी हैं, लेकिन अपने जो शब्द उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए कहे हैं उन शब्दों को वापस ले और ब्राह्मण समाज से ही नहीं अपितु सर्व समाज से, हमारे समाज में जितने भी वर्ग हैं सबसे क्षमा प्रार्थी रहें, क्षमा मांगे, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग एक अग्रणी वर्ग है। ब्राह्मण वर्ग ने कभी जाति या किसी बिरादरी की बात नहीं करी। ब्राह्मण समाज तो हमेशा असत्य की राह छोड़ करके सत्य की राह दिखाने वाला है, अज्ञानता के अंधेरे से निकाल करके ज्ञान की परिभाषा दिखाने वाला है, हमेशा दुनिया के लिए मंगल कामना करने वाला ब्राह्मण समाज है। और इतने अग्रणी समाज को, जिसको सर्व वर्ग पूजते हैं, सर्व वर्ग मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, इसलिए सभी समाज से, इससे केवल ब्राह्मण ही आहत नहीं हुए, हम यहाँ पे सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। मेरी कई और क्षत्रिय समाज से बात हुई, वैश्य समाज से बात हुई, शूद्र समाज से बात हुई, उन्होंने भी मोहन भागवत जी के इन बयानों की कड़े शब्दों में आलोचना की है और उनको चाहिए कि वो माफी मांगे, ताकि हमारे देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। और मोहन भागवत जी को बजाय इस प्रकार की बातें करने के, उनको ये सोचना चाहिए, ये कहना चाहिए, तब तो उनका बड़प्पन है कि वो अपनी सरकार की खामियों पर सरकार को चेताएं कि किस प्रकार से वो जो उनके भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की शाखा की राजनीतिक पार्टी है, सरकार को कटघरे में खड़ा करे। जो उनकी विफलताएं हैं सरकार की, उनको चेताएं और सरकार को सही दिशा दे करके देश को सही उन्नति प्रदान करें। जगजीत जी, माहौल जो देश का है जी, वो ये है कि आज भाजपा सत्ता में है जी, अगर उन्हें इस फॉर्मूले से सत्ता मिली है जी, तो उस फॉर्मूले का उपयोग
अगर कर रहे हैं तो इसमें राजनीति में गलत क्या है? नहीं, देखिए, राजनीति, ये इसको हम राजनीति, डर्टी राजनीति कहेंगे, गंदी राजनीति। समाज को बांट करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करो, मुद्दों की राजनीति करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, देश में एक अच्छा वातावरण, माहौल पैदा करो। तुम समाज की बात करके सत्ता को हत्याते हो, इससे अच्छा ये तुम रोजगार दो, आप लोग महंगाई पर काबू करो, आप लोग भ्रष्टाचार को कम करो, मैं तो कहूं खत्म करो। तो ये मुद्दे बहुत है, जाम जनता के लिए ये मुद्दे बहुत है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाइए और वोट मांगिए। आपने अच्छे काम करे, जनहित में काम करे, तो जनता आपको फिर दोबारा सराखों पे बिठाएगी, आप लोगों को फिर सत्ता देगी। लेकिन बांट करके कभी भी किसी भी एक अच्छे देश की आप नींव मजबूत नहीं कर सकते। हमारे देश का भाईचारा पूरी दुनिया में माना जाता है, जाना जाता है, लेकिन इस प्रकार से हमारे देश की छवि खराब होती है। कभी भी जाति बिरादरी में नहीं पड़ना चाहिए, मेरा मानना यह है। मुद्दे बहुत हैं, राजनीति करिए, लेकिन राजनीति करिए, देश हित की राजनीति करिए, अच्छी बातों को लेकर आइए, जनता के दिल में जगह बनाइए। जनता आपको कभी भी नहीं हटाएगी अगर आप जनता के सही मुद्दों को उठाओगे तो। क्या ऐसे मुद्दे हैं आपकी नजर में, अगर आप बात करें, आप तो कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस किन मुद्दों पे अब एक बार फिर, क्योंकि चुनाव आ रहा है 2024 का, तो किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जारी है? देखिए, हमारा तो सबसे पहला मुद्दा ये है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। हम कभी भी बांटने की बात नहीं करते, हम लोग तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतना पैदल चल करके पूरे देश को जोड़ने का काम किया है। हमारे केवल राहुल गांधी जी ने ही जोड़ने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी पहले से करती आ रही थी, लेकिन इन्होंने जो तोड़ने की बात करी है बीच में, और देश को बिखराव की ओर इन्होंने ले जाने की असफल कोशिश की है। कुछ जगह पर ये जरूर सफल हुए, लेकिन वो पूरी तरह सफल नहीं हुए, और आम जनता इस बात को भली भांति जान चुकी है कि देश टूटने से नहीं, देश जोड़ने से देश उन्नति की तरफ जाएगा। और देश में रोजगार, कांग्रेस जारी है कि भाई आप रोजगार दीजिए। आप जनता में के बीच में इसलिए गए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन कहां है वो 2 करोड़ नौकरियां? आपने कही थी 15 लाख रुपए काला धन ला करके हर किसी के खाते में जाएंगे, किसी के खाते में 15 लाख तो दूर की बात है, आज खाते में अगर हम पैसे जमा करते हैं तो उस पर अलग टैक्स लगा दिया जाता है। तो कितने ही प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के, जनहित के मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस जनता के बीच में पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। सत्ता का दौर आते रहते जाते रहते। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं, कांग्रेस एक आंदोलन है, और इस आंदोलन की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी, ऐसे क्रांतिकारी और देशभक्तों ने इसकी नींव रखी थी। ये नींव इतनी जल्दी हिलने वाली नहीं है। हमारा देश अब पूरी तरह जान चुका है कि किस तरीके से कौन सी राजनीतिक पार्टी देश हित के लिए काम करती आई और करती रहेगी। वो अलग बात है कि इनका बीच में कुछ समय आ गया, जनता को बरगला करके, देश को बांट करके, धर्म की अफीम चटा करके सत्ता तक पहुंच तो गए, लेकिन देखिए, सत्ता तक पहुंचना और सत्ता में बने रहना, ये जमीन आसमान का फर्क है, ये बने नहीं रहेंगे। अगर मैं बात करूं स्थानीय अपने फरीदाबाद की जी, आप भले ही देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद में तो कांग्रेस भी ऐसा लगता है कि शायद अलग अलग खेमों में बटी है। नहीं नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ा परिवार है कांग्रेस, खेमा कुछ नहीं होता। विचारों की मतभेदता हो सकती है, लेकिन मनभेद नहीं है। ठीक है कि किसी को, आप टेस्ट को देख लीजिए, किसी को कोई सब्जी टेस्टी लगती है, किसी को कोई सब्जी टेस्टी लगती है, लेकिन सब्जी खाई तो रोटी से ही जाती है ना। उसी प्रकार से हमारे जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो भी लीडर हैं, सभी एकजुट हैं, कांग्रेस हित में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और देश हित के लिए काम करते हैं, काम करते रहेंगे। अगर हम फरीदाबाद की राजनीति की बात करें तो क्या ये माना जाए कि जगजीत जी भी फरीदाबाद की राजनीति में बड़े पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे इस बात का इसके आदेश देगी कि आप फरीदाबाद लोकसभा चुनाव लड़िए, तो मैं बिल्कुल फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी मुझे मौका देती है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं। मुझे फरीदाबाद की जनता पर, अपने मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो कांग्रेस पार्टी के झोली में इस सीट को जरूर डालेगी, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, केंद्र में राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर जी,
वो पूरी तरह से विफल हैं। उन्होंने केवल फरीदाबाद को लूटने का काम किया है। आज आप किसी भी जनमानस से जाकर के पूछ लीजिए, पूरा फरीदाबाद पे जितने भी जमीनों पे कब्जे हैं, जमीनों के खरीद फरोख्त हैं, अवैध रूप से वो कृष्णपाल गुर्जर और उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। अब जनता इस बात को जान चुकी है, ये केवल व्यापारी लोग हैं और इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी अगर मुझे कंसीडर करेगी और मेरे को आदेश देगी कि आप फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। और कांग्रेस पार्टी के सभी समर्थक, सभी साथी, सभी बड़े लीडरान, मुझे उम्मीद है कि मुझे पूरा आशीर्वाद देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपने कृष्णपाल जी को लेके बोला है कि भाई वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं, शहर को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो शहर की वोट भी लूटी है, 6.5 लाख वोटों से जीत के। देखिए, वो जो 6.5 लाख जो वोट से वो जीते हैं, इतनी ही वोटों से उन्हें अगर नहीं हरा दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि इन्होंने जनता को बरगला करके वोट ली, धर्म की अफीम चटा करके इन्होंने यहां से वोट बटोरी। और ये जनता, फरीदाबाद की जनता भोली जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं है। वो अब जान चुके हैं कृष्णपाल गुर्जर क्या है, केंद्र सरकार क्या है, किस तरीके से इन्होंने अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है, किस तरीके से जनता के हक हकूक के जो डाका डाला है वो जनता पूरी तरह समझ चुकी है। क्षेत्र में कहां विकास है, कहां स्मार्ट सिटी है। आज एक बारिश हो जाए पूरा फरीदाबाद पानी से लबालब हो जाता है, कहीं पे विकास नाम की चीज नहीं है। उनका कहना तो है कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब कुछ हम काम करवा रहे हैं। कहां अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है साहब? आप जाकर के फरीदाबाद में रहते हो, आप जाकर के फरीदाबाद की सड़कों पे देखिए, लगता नहीं कि सड़कों में गड्ढे हैं, बल्कि लगता है कि गड्ढों में सड़क है। लेकिन सरकार, जनता चुने तो चुने किसको? अभी पहले देखा आपने, पहले ललित नागर को टिकट मिल गया था, वो दावेदार हुए, उसके बाद टिकट फिर वही भाजपा के जो नेता रह चुके हैं अवतार सिंह भड़ाना को टिकट दे दिया। अभी अगर मैं बात करूं फिलहाल की, तो अभी भी करण सिंह दलाल हैं, बड़ी दावेदारी में है। उधर अगर हम बात करें महेंद्र प्रताप जी की, तो महेंद्र प्रताप जी सुनने में आता है कि शायद वो भी दावेदार हो सके और अपनी दावेदारी भी आप कितनी मजबूत मान सकते? देखिए, ये मैंने कहा कि मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। मुझे पार्टी अगर कंसीडर करती है तो निश्चित रूप से मुझे फरीदाबाद की जनता का प्यार मिलने की पूरी उम्मीद है। मैं चुनाव जीतने की स्थिति में रहूंगा। अगर पार्टी किसी और नेता को, किसी और कार्यकर्ता को पार्टी अगर टिकट देती है तो जगदीश शर्मा का पूरा समर्थन उसके साथ रहेगा। न केवल जगदीश शर्मा का, बल्कि सभी फरीदाबाद के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, वो सब एकजुट होकर के जो भी प्रत्याशी पार्टी बना करके भेजेगी उनके साथ पूरे तन मन धन से जुट करके फरीदाबाद को इस कृष्णपाल रूपी डकैत से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार बैठी है फरीदाबाद की जनता। करण सिंह दलाल जी बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत जनप्रिय लीडर हैं और वो चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि चौधरी करण सिंह दलाल जी से मेरे 25 साल पुराने बहुत अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध हैं। वो बहुत बड़े लीडर हैं। मैं तो उनके सामने सच मायने में कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं। तो अगर करण सिंह दलाल बड़े लीडर हैं तो फिर तो कांग्रेस को उन्हीं को टिकट देना चाहिए, ऐसा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का मामला, हर पार्टी हाईकमान तय करती है कि किसको टिकट देनी है। कई जगह पे समीकरण ऐसे बैठते हैं कि वह उस जगह, देखिए, जातीय समीकरण भी साधने पड़ते हैं कि भाई कौन व्यक्ति कहां से कितनी वोटों के मार्जिन से जीत के आ सकता है। नो डाउट करण सिंह दलाल जी बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत जनप्रिय लीडर हैं। वो चुनाव जीतने की स्थिति में, बल्कि वो ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर यहां से चुनाव लड़ता है वो चुनाव बिल्कुल जीतेगा, क्योंकि फरीदाबाद की क्षेत्र की जनता बिल्कुल अपनी टकटकी नजरों से ये लगाए बैठी है कि कब फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कृष्णपाल गुर्जर को चलता किया जाए। चाहे कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। सभी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे। यही तो जातिगत समीकरण है जो मजबूर करते हैं कि गुर्जर प्रत्याशी को वोट देने, टिकट देने के लिए मजबूर करते हैं। शायद कृष्णपाल जी का जीतने का कारण भी यही है। क्या कहेंगे जातिगत समीकरणों को? जातिगत समीकरण का मामला ये, देखिए, फरीदाबाद क्षेत्र में लगभग 2,95,000 गुर्जर मतदाता है, लगभग 3.25 लाख जाट मतदाता है, लगभग 2,40,000 ब्राह्मण मतदाता है, लगभग 2 लाख एससी मतदाता है, लगभग 3 लाख ओबीसी मतदाता है, लगभग 2,40,000 अल्पसंख्यक जिनको हम मोमडन कहेंगे, मोमडन मतदाता हैं, लगभग 1.25 लाख पंजाबी मतदाता हैं, लगभग 1.25 लाख वैश्य मतदाता हैं। तो इस प्रकार जातीय समीकरण को अगर हम देखें तो जातीय समीकरण पे
ब्राह्मण का जो चेहरा है वो ज्यादा फिट बैठता है। कारण क्या है कि रोहतक, सोनीपत, महेंद्रगढ़, भिवानी, उन 3 सीटों पे जाट कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी कंसीडर करती आई है। 2 लोकसभा सीट रिजर्व है, सिरसा और अंबाला, और करनाल से या कभी सोनीपत से ब्राह्मण चेहरे को टिकट देते आए हैं। तो अब की बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुर्जर जो कैंडिडेट है उसको अपना कैंडिडेट बना रही है पिछले 2 बार से, और कांग्रेस को उसको शायद बीजेपी को भरोसा होगा कृष्णपाल गुर्जर ही चुनाव जीत सकते हैं, ये उनका भरोसा होगा, आम जनता का नहीं है, तो उनको ही वो प्रत्याशी बनाए। इस उसमें ब्राह्मण को अगर यहां से टिकट देते हैं तो नो डाउट जाट मतदाता, ओबीसी मतदाता, बीसी मतदाता और ब्राह्मण वर्ग, देखिए जो ब्राह्मण वर्ग है, मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ब्राह्मण मतदाता आज की डेट में 80% बीजेपी की तरफ गया हुआ है। अगर ब्राह्मण कैंडिडेट यहां से पार्टी उतारती है तो जो ब्राह्मण मतदाता है वो एक ब्राह्मण कैंडिडेट होने के नाते एक व्यक्तिगत तौर पर ब्राह्मण मतदाता जो भाजपा की तरफ कन्वर्ट हुआ कांग्रेस से, वो वापस कांग्रेस की तरफ आने के पूरे चांस है, मैं कह सकता हूं 90% चांस है। तो इस, और जो जाट मतदाता है वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ आने के लिए तैयार बैठे हैं। और ब्राह्मणों को, जैसे मैंने अभी मोहन भागवत जी के बारे में जो बात कही थी, ब्राह्मण मतदाता, ब्राह्मण कैंडिडेट को अगर प्रत्याशी बनाती है कांग्रेस पार्टी तो लगभग सभी जातियां, क्योंकि पूजने जाति के तौर पर ब्राह्मण को देखते आए हैं और जो वर्ग है, जो बिरादरी है, तो ब्राह्मण जो कैंडिडेट है निश्चित तौर पर वो अधिक मजबूत होगा। बाकी पार्टी का जैसा फैसला है, हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, हम पार्टी के आदेश की पालना करेंगे, चाहे चौधरी करण सिंह दलाल जी चुनाव लड़े, चाहे विजय प्रताप जी चुनाव लड़े, चाहे ललित नागर जी चुनाव लड़े। और रही बात आपके अवतार बढ़ाने के, अवतार बढ़ाना हमारे कांग्रेस पार्टी के आज प्राथमिक सदस्यता भी नहीं है उनके पास, ना कांग्रेस पार्टी में है, और अब वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, जब मन किया जब जाकर टिकट ले आए। अब कांग्रेस पार्टी, मुझे नहीं लगता कि अवतार बढ़ाना जैसे दल बदलू व्यक्ति को दोबारा से तिवारा से कंसीडर करेंगी। अवतार बढ़ाना एक गुजरा हुआ जमाना है। जातिगत समीकरणों के आधार पे आप मानते हैं कि गुर्जरों की संख्या कम है जी, लेकिन फिर भी क्यों पार्टी गुर्जर पे दाव लगाती है? कौन सी पार्टी? भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस भी नहीं, दरअसल क्या है कि पहले देखिए हर मत जो पार्टियां होती हैं, हर बिरादरी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना पड़ता है, ये क्योंकि सब जातियों को साथ लेके चलना पड़ता है। उसी मुद्दे पे कांग्रेस ने भी गुर्जर, यहां से अवतार बढ़ाना 3 वर्ष सांसद रहे, पहले तो ललित नागर को टिकट दिया था, गुर्जर ही थे वो भी, जी, अवतार सिंह को टिकट दिया। अवतार बढ़ाना को कांग्रेस पार्टी को लगा होगा कि ललित नागर से ज्यादा मजबूत अवतार बढ़ाना होंगे, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया कांग्रेस का। अवतार बढ़ाना जी तो अपना इलेक्शन ही खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता, देखिए पिछले चुनाव में 2014 2019 के चुनाव में हमारे देश का एक बड़ा, एक तरीके से ना सिस्टमेटिक ढंग से जो मतदाता है उनके दिमाग पर काबू कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने एक धर्म की ऐसी अफवाह फैलाई जिसमें मतदाता बहते चले गए। झूठे घोटाले, आप ये बताइए, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसके वह घोटाले किए यूपीए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो बिल्कुल सिरे से नकार दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 2G स्पेक्ट्रम कोई घोटाला ही नहीं हुआ, जिसके मुद्दे पर यह आए। हमारे सरकार में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जी जब प्रधानमंत्री थे यूपीए सरकार में, जिन्होंने घोटाला के आरोप भी लगे, ए राजा को आप उठा लीजिए, कनिमोझी को आप देख लीजिए, जो सहयोगी दल थे जिनके सहारे से सरकार चल रही थी, उनको उठा करके जेल में डाल दिया, जबकि उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, बाद में कोर्ट से बरी भी हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी में और हमारी सरकार में तो इतना दम था आज इन पे कोई घोटाले का या किसी भ्रष्टाचार का आरोप लगा देते हैं, ये उनको पदमुक्त भी नहीं करते। ये लोग तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी वाले। सर, आपने कहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने, उनका एक बयान आया था कि दलितों को जो है मंदिर में आगमन पर रोक लगाई जा रही है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि उन्होंने अपने बयान में एक बार कहा भी था, और आप ब्राह्मण हैं, ज्यादातर ब्राह्मण ही बहिष्कार करते हैं दलितों का। नहीं, मेरा देखिए, मैं किसी की व्यक्तिगत सोच पर काबू नहीं कर सकता। मैं जाति बिरादरी में मैं बिल्कुल भरोसा नहीं रखता। मैं रखता हूं कि सब इंसान है, और जो भगवान का दरवाजा है, जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है,
चाहे कोई भी दरवाजा है परमपिता परमात्मा का, वहां पर जाकर के अपने आराध्य को मानने का सबका अधिकार है, सबका मौलिक अधिकार है। और जाकर के अपने दही देवता अपने पूजने को, किसी को भी जाकर के वो चाहे पूजा अर्चना करे, चाहे शिवलिंग की पूजा करे, चाहे गणेश जी की पूजा करे, इस प्रकार से जो भी कहीं पे, मेरे हिसाब से हमारे हरियाणा में तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कितनी मंदिर मस्जिद है, कोई नहीं पूछता कि आप किस बिरादरी से आए। पता नहीं, मुझे खड़गे साहब ने जो कहा है वो शायद साउथ की तरफ कोई ऐसा सिस्टम हो कहीं पे, मैं कोई इतना बड़ा नेता तो हूं नहीं, लेकिन अगर ऐसा कहीं पे हो भी रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा। मैं इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता हूं। किसी भी धर्म को, हम लोग गुरुद्वारे में भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे कई बार, हम गुरुद्वारे में जाते हैं और लंगर छकते हैं जाकर के, सभी बड़े प्यार से, हमसे तो नहीं कहते तुम हिंदू हो, यहाँ केवल सिख खाएंगे, ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे, मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील भी करता हूं ऐसे ब्राह्मण लोगों से, ऐसे साधु लोगों से जो इस प्रकार की बातें करते हैं या इस प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं कि मंदिर में सिर्फ दलित जो है नहीं आ पाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और सरकार से भी प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार के ढोंगी पंडितों को तुरंत उस मंदिर से, जो भी मंदिर है उस मंदिर से पदमुक्त करके किसी ऐसे व्यक्ति को वहां पर, समाज से भी मैं प्रार्थना करता हूं, समाज के लोग ऐसे व्यक्ति को वहां से हटा करके किसी ऐसे व्यक्ति को वहां पर बिठाया जाए, मंदिर की सेवा का जो दायित्व दिया जाए, जो कि सभी धर्म, सभी बिरादरियों को पूर्ण सम्मान दे सके। जगदीश जी, एक लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है बहुत बड़ा जी, अडानी और मोदी जी के संबंधों को लेके जी, कांग्रेस भी उस पर जोर शोर से उस पर आवाज उठा रही है जी। क्या मानते हैं कि एक उद्योगपति को अगर सरकार सहयोग दे दे तो ये गलत कैसे है? उद्योगपति मजबूत होगा तभी तो देश मजबूत होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं, लेकिन तरीका क्या है? 2014 से पहले अडानी जी 609वें नंबर पर थे देश में, अब वो अभी कुछ दिन पहले तक वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, जबकि आपको हैरानी होगी देश के टॉप 10 टैक्स पेयरों में उनका नाम नहीं है। क्यों? देश के टॉप 10 जो टैक्स भरते हैं उनमें अडानी जी का नाम नहीं है, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे। आज वो जरूर टॉप 20 में पहुंच गए हैं, लेकिन जो तरीका है अडानी जी को डेवलप करने का, ये सरकार डेवलप उद्योगपति को कम, एक मित्रता का धर्म ज्यादा निभा रही है। क्योंकि आप अभी राहुल जी ने संसद में कहा, संसद में सवाल पूछा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द अडानी के बारे में जो क्वेश्चन माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में किए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में एक बार भी अडानी का ए नहीं बोला और बातें करते रहे। जब ये गलत नहीं है, सरकार सही तरीके से उद्योगपतियों को अगर बढ़ा रही है, बढ़ावा दे रही है, तो फिर सरकार इससे बच क्यों रही है? जवाब से क्यों बच रही है? सरकार जवाब देना। शायद इसलिए कि राहुल जी को सीरियस नहीं लिया जाता, राहुल जी को नेता नहीं मानते बीजेपी वाले। तो देखो, बीजेपी वाले मत मानो नेता, बीजेपी वाले नेता माने ना माने इस बात से हमें कोई सरोकार नहीं है, देश को कोई सरोकार नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी जी को नेता नहीं मानता, इसका मतलब ये तो नहीं वो नेता नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, वो नेता है, लोकसभा के सांसद है, देश के प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी जी भी वायनाड से सांसद है, लाखों मतदाताओं ने उनको चुनकर भेजा है, वो नेता कैसे नहीं है? ये बहुत बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, आज भी वो कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं। उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। उनकी दादी की हत्या की गई, उनके पिताजी के शरीर के चितड़े उड़ा दिए गए, आज उनको उनकी देशभक्ति पर लोग उंगली उठाते हैं। मैं तो कहता हूं शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए उनको। अखिलेश जी का भी बयान आया था कि जातीय जनगणना सरकार क्यों नहीं कराती, मतलब उनको ये लगता है कि 3% लोगों का केंद्र में राज है, भारत सरकार पे राज है, और बाकी लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी माइनॉरिटी से आते हैं। तो ये सवाल है, जाति जनगणना क्यों नहीं करवाती सरकार? कि क्या वोट पता चल जाएंगे कि कितने % की आबादी है? इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, अखिलेश जी ने अभी ये 3-4 रोज पहले शायद ये बात कही है, मेरे संज्ञान में है कि जातीय जो मतगणना है, इससे क्या है कि मतगणना होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो क्या है कि हमारे देश के जातीय जो जनगणना है उससे ढांचा, एक प्रारूप का पता लगता है कि कौन सी जाति, कौन सी बिरादरी कहां पर कितनी विस्थापित है।
दूसरा ये पता चलता है उससे, उनके आंकड़ों से, कि किस प्रकार से कौन सी जाति के लोग, कौन से धर्म के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा से ऊपर हैं, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। लेकिन सरकार इस प्रकार के काम इसीलिए नहीं कराती ताकि बंद मुट्ठी उनकी खुल ना जाए, क्योंकि बंद मुट्ठी लाखी खुल जाए तो खाकी। लेकिन अब इस सरकार की बंद मुट्ठी भी जो है ना, वो खुलने से भी बदतर हो चुकी है। पूरा देश इनकी बातों को जान चुका है। पूरे देखिए आप, पूरे 8-8.25 साल में इन्होंने पूरे देश को सिर्फ कागजों में उलझा के रखा है। आज हम इनकम पे टैक्स देते हैं, आज हम गाड़ी या कोई बाइक खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। अब 2014 से पहले ड्राइविंग लाइसेंस कितने में बनता था? 250 रुपए में बनता था, आज 5,500 रुपए में बनता है। घर का रिफाइंड का तेल कितने का आता था? 70 रुपए का 1 लीटर आता था, आज 280 रुपए का है। स्टील का रेट 3500 रुपए था, आज 7,000 है। लोहे का रेट कितना था? लोहे का रेट 4,000 रुपए भी नहीं था, आज 9500 पहुंच गया है। आप देखिए ना कि हमारा डीजल पेट्रोल कितना था, आज कितना हो गया है। रुपए की कीमत डॉलर के हिसाब से कितनी थी, आज कितना हो गया है। कितना हमारा काला धन दुगना विदेशों में चला गया है। आप बिलीव करोगे 14 लाख बड़े संपन्न लोगों ने अपने पासपोर्ट हम अपने देश को सरेंडर कर दिए और देश छोड़ के चले गए, क्योंकि देश में कोई सुरक्षा का माहौल नहीं है। देश पूरी तरह से सिर्फ धर्म और जातियों में बांट दिया गया है। यहां रोजगार की या महंगाई की या सुरक्षा की बात करना बेईमानी है। सरकार से अगर कोई क्वेश्चन करता है तो सरकार उस व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा देती है, ईडी सीबीआई के छापे डलवा देती है, जेल में डलवा देती है। किसी पत्रकार की हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल पूछ सके। मेरे से एक सवाल पूछा पत्रकार साहब ने कि आप ये बताइए कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैंने उसका जवाब दिया 70 साल में कांग्रेस ने ये दिया जो आज आप मेरे से पूछ रहे हो। पूछने की आजादी, हवाई जहाज में बैठ करके भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे प्रश्न करते थे। आज बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? किसी भी पत्रकार की हिम्मत है उनसे जाकर के सवाल पूछ सके, किसी मुद्दे पे बात कर सके? वो तो जो इंटरव्यू देते हैं अक्षय कुमार को देते हैं, आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। इस बात से देश का हित का क्या सरोकार है, आप मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नेशनल चैनलों को तो वो आगे रखते हैं, सोशल मीडिया की आवाज जो है कहीं देश में गूंजती है, तो उनको तो सरकारी कार्यक्रम में इजाजत तक नहीं दी जाती। वो इसीलिए नहीं दी जाती ना कि क्योंकि सरकारी जो ये नेशनल चैनल है, जो बड़े चैनल हैं, जो कि नाम के बड़े हैं, लेकिन गिरावट इनकी गटर से भी नीचे पहुंच चुकी है। मैं खुद पत्रकार हूं, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इन्होंने पत्रकारिता को गिरवी रख दिया है सरकार के तलवे के नीचे। और सोशल मीडिया की ही मेहरबानी है जो फिलहाल इन जो फरंगी हैं, ये अंग्रेजों की बी टीम है, इनसे जो टक्कर ले रही है वो सोशल मीडिया के पत्रकार बंधु ले रहे हैं और वो बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से डटे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब इन तानाशाही और भ्रष्टाचारी सरकार की जड़ें हिला करके न उखाड़ फेंकने का काम सोशल मीडिया के द्वारा होगा। क्या जगजीत जी अब ये माना जाए कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी की छवि बदलेगी और देश उन्हें स्वीकार करेगा? छवि खराब कब थी पत्रकार साहब, आप मुझे बताइए, छवि राहुल गांधी जी की कब खराब थी? वो तो आप खुद पत्रकार हो, प्रबुद्ध जीवी हो, ये लोग क्या करते हैं, इनकी आईटी सेल बड़ी मजबूत है। ये लोग उनके भाषणों को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे से काट करके और पेश कर देते हैं। और इनकी जो यूनिवर्सिटी है, खुद अमित शाह जी ने एक बार स्वीकार किया था कि हम कितने करोड़ लोगों को किसी प्रकार का भी अगर भ्रम फैलाना चाहें, हम अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम कुछ भी करा सकते हैं। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। राहुल गांधी जी की छवि पहले भी मजबूत थी, पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है। हाँ, निखार दिन पर दिन हर किसी व्यक्ति में निखार आता है। राहुल गांधी जी ने यात्रा की है, उन्होंने आम जनमानस से संपर्क किया है, देश की छोटी से छोटी जो चीज थी, जो समस्या थी, उनको जांचा है, उनको देखा है बारीकी से। और बिल्कुल निसंदेह कि कोई भी व्यक्ति हो जितना ज्यादा सीखेगा उतना ज्यादा निखार आएगा। अंत में एक सवाल, ये वीरेंद्र शास्त्री हैं, अभी फिलहाल बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध, उस पे पीठ पे बैठे हुए हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और सत्ताधारी विधायक हो चाहे सांसद हो उनके चरणों में नतमस्तक है। उसको लेकर क्या बोलेंगे? क्या हिंदू राष्ट्र संविधान के ताक पर बनना चाहिए? हमारा देश जो राष्ट्र है ना, उसकी पहचान है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे पहचान है। मैं हिंदू का विरोधी नहीं हूं, मैं हिंदू भी हूं, लेकिन मुसलमान भी मेरा इतना ही प्यारा है, सिख भी इतना ही प्यारा है। इतिहास को उठा के देखिए,
क्या अब्दुल हमीद को भूल जाओगे आप, जब उन्होंने उसमें पाकिस्तान के युद्ध में उन्होंने बम बांध करके टैंक के नीचे लेट गए थे? वो मुसलमान थे क्या? वो देशभक्त थे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बात नहीं है, बात है कि देशभक्त की बात है। और धीरेन्द्र शास्त्री का तो सारा चिट्ठा भी सब देख रहे हैं, सब वो एक लड़की है सुहानी शाह, उसने सारा कुछ खोल के रख दिया। आज मैं एक देख रहा था उसके धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो कि मेरी रावण से बात हुई थी, अब नंबर मत पूछना, मैंने रावण से पूछा भैया कैसे हो। क्या ये चल क्या रहा देश में? क्या धीरेन्द्र शास्त्री देश चलाएगा? अरे ये देश संविधान से चलता है, संविधान की पूजा करो, संविधान के अनुसार चलो, सब धर्मों को साथ लेके चलो। राजा को ये शोभा नहीं देता कि ये हिंदू है मुसलमान है। राजा जिस जगह बैठा है, जिस गद्दी पे बैठा है, राजा के लिए सारी प्रजा उसके बच्चे के बराबर है। इतिहास को पढ़ो, लेकिन ये लोग इतिहास नहीं पढ़ते, इनको इतिहास से कोई सरोकार ही नहीं है। इन लोगों ने हिटलर को पढ़ा है, हिटलर की तरह इनका अंजाम होगा। और 2024 में इनके लिए ये जो चुनाव होगा, ये ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इसलिए माना जाए कि जगजीत हो सकते हैं 2024 में कांग्रेस के प्रत्याशी। देखो आप अगर ऐसे प्रकार के जो वाक्य कह रहे हो, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपके जो शब्द हैं वो सच्चे साबित हो। और बाकी मुझे पार्टी पे पूरा भरोसा है। पार्टी ने अगर मुझे आदेश दिया तो मैं पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।